तो ये हमारे पास क्या है कि 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। अब आप देखोगे हर एक सेंटेंसेस में हमारे पास, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। हमारे पास यहाँ पर एक इफ क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और एक मेन क्लॉज है। दे विल गो देयर मेन क्लॉज है, इफ वी एग्री सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जिसे हम कहेंगे इफ क्लॉज। ठीक है, अभी जो दे विल गो देयर मेन क्लॉज है ना, ये एक फ्यूचर का प्रोबेबल इवेंट है। विल शैल जो होते हैं मॉडल से प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, तो ये एक फ्यूचर का प्रोबेबल इवेंट है, दे विल गो देयर, कि वो वहां जाएंगे। लेकिन ये उनका वहां जाना जो है ना, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो है बेस्ड ऑन अ कंडीशन, वो एक कंडीशन पर बेस्ड है, अनकंडीशनल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वहां जाएंगे जाएंगे इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन वाली कहानी नहीं है। वहां पर एक सर्टेन कंडीशन है, इन विच कंडीशन दिस इवेंट विल टेक प्लेस। द कंडीशन इज दैट इफ ही एग्रीज, अगर वो एग्री हुआ तो वो जाएंगे, नहीं एग्री हुआ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है वो एक कंडीशन और उस कंडीशन का आउटकम उनको रेफर कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जो किसी कंडीशन और उस कंडीशन से ऑब्टेन होने वाले आउटकम को रेफर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि जिनमें एक इफ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज में रिजल्ट होता है, इफ क्लॉज में कंडीशन होती है। ठीक है, यहां पे जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं उनका कंजंक्शन इफ होता है मेनली। इफ के अलावा भी एक दो कंजंक्शन कंडीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है हम इसको कहेंगे इफ क्लॉज, और जो रिजल्ट बेयरिंग क्लॉज होती है उसे हम कहेंगे मेन क्लॉज। तो ये हमारे हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि यहां पर ये हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों में इफ क्लॉज है, तीनों में ही रिजल्ट है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स हैं। हमें इनको समझना है कि ये किस टाइप के कंडीशनल्स हैं, क्या इनके डिफरेंसेस हैं, फिर हम उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सेंटेंस नंबर 1 है इसको समझ लेते हैं। हमने टेंस में पढ़ा था कि जब हम कभी दो फ्यूचर इवेंट्स को रेफर करते हैं तो मेन क्लॉज का इवेंट जो होता है वो फ्यूचर में लिखा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो ये जो हमने लिखा है इफ ही एग्रीज देयर दे विल गो देयर, कि अगर वो एग्री हो गए तो वहां जाएंगे, ये दो फ्यूचर के प्रोबेबल इवेंट हैं, लाइकली इवेंट है विच विल टेक प्लेस। और ऐसे कंडीशनल्स को हम कहते हैं ओपन कंडीशनल। ठीक, ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं उन सिचुएशंस को जो लाइकली हैं, प्रोबेबल हैं, रियल हैं, ट्रू हैं या ट्रू हो सकती हैं। तो जब हम कोई ऐसी सिचुएशन को मेंशन कर रहे होते हैं जो या तो ट्रू है या ट्रू हो सकती है आने वाले टाइम में, तो उसको ओपन कंडीशनल में लिखा जाता है। ओपन कंडीशनल प्रोबेबल सिचुएशंस के लिए यूज होते हैं। दूसरा होता है ये इफ ही एग्रीड दे वुड गो देयर, अगर वो एग्री हो जाएंगे तो वहां जाएगा। अब आप देख रहे हो इफ के साथ हमने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है। इफ कंजंक्शन हम यूज करते हैं तब जब हम किसी चीज को लेके श्योर ना हो, सपोज कर रहे हो कि अगर ऐसा हो तो जब हम इफ के साथ एग्रीज लिखेंगे तो यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग होगा ही में। इफ ही एग्रीज, अगर वो एग्री हो जाए, ही में हो सकता है वो एग्री हो जाए। लेकिन ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लिखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, जो अनरियल या इम्प्रोबेबल सिचुएशन को रेफर कर रहा है, जो ना ट्रू है ना होने के चांसेस हैं। इफ ही एग्रीड, अगर वो एग्री हो जाए, बट ही डजंट या बट ही वांट, तो ये अनरियलिटी है प्रेजेंट की या फ्यूचर की। तो ये जो हमने इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, और ये एक्सप्रेस कर रही है एक ऐसी सिचुएशन को जो हमारे हिसाब से अनरियल है, इमेजिनरी है, इम्प्रोबेबल है। तो इस तरीके के कंडीशनल्स को हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड कंडीशनल्स। सेमी क्लोज कंडीशनल्स उन सिचुएशंस के लिए यूज किए जाते हैं जो इम्प्रोबेबल हैं, जिनके होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि या तो वो अनरियल है या फिर वो इमेजिनरी है। ठीक, अब ये दोनों ही सिचुएशन जो है ना वो प्रेजेंट की है। प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग ट्रू है या ट्रू हो सकती है, जो प्रोबेबल है, वो लिखी जाएगी ओपन कंडीशनल में। प्रेजेंट की कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके हिसाब से अनट्रू है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है और वो ट्रू नहीं हो सकती है, मतलब इमेजिनरी है, तो उसको हम लिखते हैं सेमी क्लोज कंडीशनल में। ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, ये इंडिकेटिव मोड है। इफ ही एग्रीज देयर, अगर वो एग्री हो गया तो वे वहां जाएंगे, तो मतलब चांसेस हैं कि वो एग्री हो जाएगा तो वहां चले भी जाएंगे। ठीक है, इफ ही एग्रीड, अगर वो एग्री हो जाए तो फिर वो वहां जाए, कहने का मतलब है कि वो एग्री होगा भी नहीं, इसीलिए वो शायद जाएंगे भी नहीं। तो ये दोनों प्रेजेंट की सिचुएशन है। अब आते हैं इस पे, यहां पर हम देख रहे हैं कि इफ क्लॉज में हमने लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था कि जब हम पास्ट के सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इफ के साथ ये जो सिचुएशन हमने लिखे ना पास्ट का इमेजिनेशन है। इफ ही हैड एग्रीड, अगर वो एग्री हो गया होता बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन एक पास्ट का इमेजिनेशन है। इफ ही हैड एग्रीड दे वुड हैव गॉन देयर, अगर वो एग्री हो गया होता तो वो वहां गए होते। कहने का मतलब ना वो एग्री हुआ था ना फिर वो लोग वहां गए थे। तो ये पास्ट की सिचुएशन है जिनको हम यहाँ पर कंडीशनल में लिख रहे हैं। तो इस तरीके के कंडीशनल जो पास्ट की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड कंडीशनल्स। क्लोज्ड कंडीशनल्स जो होते हैं ये ऐसे इवेंट्स के लिए लिखे जाते हैं जो पास्ट के इवेंट्स हैं, मतलब पास्ट के इमेजिनेशंस हैं। पास्ट के इमेजिनेशंस, पास्ट की रियलिटीज को हम क्लोज्ड कंडीशनल्स में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया मीनिंग वाइज। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ओपन और सेमी क्लोज प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशंस होती हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके हिसाब से रियलिस्टिक है, प्रोबेबल है, जिसके होने के चांसेस हैं, संभावना है, लाइकली टू हैपन है, उसको आप ओपन कंडीशन में लिखोगे। प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके हिसाब से अनरियल है, इमेजिनरी है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, उसको सेमी क्लोज में लिखोगे। और अगर हम किसी पास्ट की सिचुएशन को इमेजिन करें तो फिर हम उसको क्लोज कंडीशन में लिखेंगे। अब होता क्या है कि जब ये हम तीन टाइप के कंडीशंस बनाते हैं तो मीनिंग के अकॉर्डिंग ये ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड कहे जाते हैं। ठीक है, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज में आपको समझ में आ गया। ओपन और सेमी क्लोज प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन होती है, क्लोज पास्ट की सिचुएशन होती है। अब जब हम ये कंडीशनल बनाते हैं, ओपन कंडीशनल बनाते हैं, तो ओपन कंडीशनल फ्यूचर की दो प्रोबेबल सिचुएशंस को रेफर कर रहा होता है, इसीलिए हम मेन क्लॉज में फ्यूचर लिख देते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम ओपन कंडीशनल बनाते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है, वो रहती है फ्यूचर टेंस में। मोस्टली उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट भी हो सकता है। और जो इफ क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, वो हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में। मोस्टली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो ओपन कंडीशन में वर्ब की ये फॉर्म्स यूज होती हैं। सेमी क्लोज कंडीशन जो होते हैं वो इमेजिनेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर का इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जो होता पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन हम उसको समझने के लिए पास्ट टेंस लिख दे रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, बाकी हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, समझने के लिए लिख दिया। अच्छा, चूंकि हमारी कंडीशन इमेजिनरी होती है तो उसका रिजल्ट भी इमेजिनरी हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे विल सेल नहीं लिख सकते। विल सेल जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सिचुएशन इम्प्रोबेबल है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसकी कंडीशन इमेजिनरी है। तो कंडीशन ही जब नहीं फुलफिल हो पाएगी तो रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा, तो ये रिजल्ट भी इमेजिनरी हो गया। तो हम यहाँ पे विल सेल की वीकर फॉर्म जो होती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर जब हम पास्ट की कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो हम इफ क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जो होता पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन हम उसे समझने के लिए पास्ट परफेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि वो कंडीशन पास्ट की होती है तो रिजल्ट भी पास्ट का ही होता है, मतलब हो चुकी सिचुएशन होती है, तो उसको हम वुड मॉडल के साथ में, पास्ट में विल सेल तो यूज हो नहीं सकता, तो वुड मॉडल के साथ में परफेक्ट फॉर्म लिखते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वर्ब की परफेक्ट फॉर्म ये शो करती है कि ये इवेंट पास्ट में हो चुका इवेंट है। ठीक, तो ये वर्ब की फॉर्म्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल्स में यूज करते हैं। अब यहां पर एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे विल लिखा है, दे विल गो देयर, तो इसका मतलब हो गया इट इज प्रोबेबल, कि ये प्रोबेबल है, लाइकली है कि वो वहां जाएंगे। लेकिन मान लो अगर हम ऐसा गेस कर रहे हो कि हो सकता है वहां चले जाएं, तो हम मे भी लिख सकते हैं। अगर हम उनकी एबिलिटी को रेफर करें तो हम कैन भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम विल शैल ही लिखेंगे ओपन कंडीशनल में, मेन क्लॉज में हम मे या कैन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मे या कैन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब ये ओपन कंडीशनल हो और इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखी हो। अगर इफ क्लॉज हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड के साथ लिख रखी होगी और ये सेमी क्लॉज कंडीशनल होगा, तो जैसे हमने यहाँ पर वुड लिखा है विल की सेल की जगह, वैसे ही हम मे की जगह माइट और कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। लाइकवाइज अगर हम क्लोज कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, तो हम जैसे वुड लिख रहे हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर माइट या कुड भी लिख सकते हैं। माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये सिचुएशंस भी पॉसिबल है। तो
वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इनका भी यूज किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विल शैल का ही यूज होगा। तो ये बेसिकली कंडीशनल्स हैं। अब कंडीशनल्स कितने टाइप के होते हैं? ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज, वो हमें समझ में आ गया। क्या मतलब होता है ओपन कंडीशनल का, क्या मतलब होता है सेमी क्लोज कंडीशन का, क्या मतलब होता है क्लोज कंडीशनल का, वो भी समझ में आ गया। ठीक है। फिर जब हम ओपन कंडीशन लिखते हैं तो उसमें वर्ब की फॉर्म्स कैसे यूज होती है मेन क्लॉज इफ क्लॉज में, वो समझ में आ गया। सेमी क्लोज और क्लोज कंडीशन में जो हमारी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज होती है उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म्स का यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब इतने से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, जो हमने लिखा है ये हमें लगेगा कि ये फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल है। अच्छा, समटाइम्स you must have read in some books or somewhere that it is a fourth type of conditional which is called a zero conditional। ठीक है, समटाइम पीपल कॉल इट जीरो कंडीशनल। जीरो जीरो कुछ नहीं होता, ठीक है, ये ओपन कंडीशनल ही है, बट इसका यूज हम उन सिचुएशंस के लिए करते हैं जो कि फैक्ट है। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना बच्चों, ये ओपन कंडीशनल ही है। इट इज एन ओपन कंडीशनल। ये ओपन कंडीशनल है जिसका यूज हम इस तरीके के सिचुएशंस के लिए करते हैं जो फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, रूल्स हैं, फैक्ट्स, रूल्स, एटसेट्रा। तो अगर हम कभी किसी फैक्ट को या किसी रूल को कंडीशनल के स्ट्रक्चर में लिखें, ठीक है, तो हम वो ओपन कंडीशनल में ही जाएगा। बस होता क्या है कि हम मेन क्लोज को फ्यूचर में नहीं लिखते, क्योंकि फ्यूचर टेंस ना प्रोबेबिलिटी शो करता है कि इट इज लाइकली टू हैपन, बट इट इज नॉट लाइकली टू हैपन, इट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है। अगर आप हीट को देखो, होता क्या, मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे, सभी लोग, आसान है। जैसे हमने लिखा यहां पर इफ ही एग्रीज दे विल गो देयर, कि अगर वो एग्री हुआ तो वो वहां जाएंगे, मतलब एक चांस है कि वो एग्री होगा तो वो चले जाएंगे। हो सकता है कि वो एग्री होने के बाद भी ना जाए, हाई पॉसिबिलिटी ये है कि वो एग्री हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो एग्री हो जाए लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ना जा पाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, समथिंग विच इज लाइकली। प्रोबेबिलिटी का मतलब समथिंग विच इज लाइकली। यहां जो हमने लिखा है इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ये लाइकली सिचुएशन नहीं है, ये एक फैक्चुअल सिचुएशन है, ये एक सर्टेनिटी है। अगर आप आइस को हीट करेंगे तो उसको वाटर बनना ही है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो सर्टेन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही लिख दिया है। तो जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा ही था कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो ये लिख दिया। तो ये जो फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, ये कोई अलग से कंडीशनल का टाइप नहीं है, ये हमारा सेमी मतलब ओपन क्लोज्ड ओपन कंडीशनल ही है। बस इसका यूज उन सिचुएशंस में किया जाता है जहां पर हम किसी फैक्ट, रूल, लॉ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ हमारे कंडीशनल्स हो गए। एक बच्चे ने पूछा व्हेन डू वी यूज सेमी क्लोज? We use semi-closed conditionals to refer to such situations as are imaginary, hypothetical, we don't think that they will take place। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप इमेजिन कर रहे हो बट यू डोंट बिलीव इट विल टेक प्लेस, तो उसके लिए सेमी क्लोज कंडीशनल यूज होगा। इफ देयर इज सम सिचुएशन दैट यू बिलीव विल टेक प्लेस, तो उसके लिए ओपन कंडीशनल यूज होगा। ठीक, चलो अब बताओ। यहां तक क्लियर? चलो, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज। ठीक है, ओपन कंडीशनल्स प्रेजेंट की रियलिस्टिक सिचुएशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेमी क्लोज इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज किए जाते हैं। क्लोज कंडीशन पास्ट के सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, जब हम इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस लिखते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग ये होता है, जब हम इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, जब हम इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो अंडरस्टूड मीनिंग होता है ही में। इफ ही एग्रीज तो अंडरस्टूड मीनिंग है ही में, मतलब ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो भी सकता है, हम लास्ट क्लास में भी यही पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम इफ के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मोड, तो वो अनरियलिटी या इमेजिनरी सिचुएशन बन जाता है, मतलब जो लिखा है वो फैक्ट नहीं होता, फैक्ट उसका अपोजिट हो जाता है, तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग ये हो जाता है।
लेकिन जैसे हमने लिखा इफ ही एग्रीड तो अंडरस्टूड नहीं हो गया, बट ही डजंट, बट ही वांट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर हम इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो इमेजिनेशन पास्ट का हो जाता है और अंडरस्टूड मीनिंग कुछ ऐसे हो जाते हैं, इफ ही हैड एग्रीड बट ही डिडंट। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अभी जो मैंने आपको इतनी देर में बताया है वो कंडीशनल्स के बेसिक्स हैं। ठीक है, अब हम कंडीशनल्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है, बताना है तो आप देख लीजिए। नाउ अब देखो, पता है क्या होता है बच्चों, इफ ही पेड द बिल ऑन टाइम हमने लिखा है, तो ये जो हैड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नहीं सॉरी, इफ ही पेड लिखा है, इफ ही पेड द बिल ऑन टाइम तो पेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। ठीक, अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल है तो मेन क्लॉज में हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां तो देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सही करें, या तो हम वहां पे वुड गेट लिखें, ठीक है, या हम यहां पर पास्ट परफेक्ट बनाए हैड हेड लिखें। अगर हम यहाँ पे हैड पेड लिख देंगे तो ये हमारा क्लोज कंडीशनल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पेड लिखा रहने दें और वहां पे वुड गेट लिख देंगे तो ये हमारा सेमी क्लोज कंडीशनल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये गलत है। नाउ हाउ टू करेक्ट इट, कि हम इसको कैसे करें सही। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं होता क्या। आप पहले भी करेक्शन कर सकते हो, बाद में भी करेक्शन कर सकते हो, तो हमेशा ध्यान देना अगर हम लिख दें पेड और वुड गेट तो भी सही होगा। ठीक है, अगर हम हैड पेड लिख दें और वुड हैव गॉट लिख दें तो भी सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम सही कर सकते हैं। जब आपको लगता है यू कैन करेक्ट अ सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज तो ऑलवेज करेक्ट द लेटर पार्ट, तो हमेशा बाद वाले पार्ट को ही करेक्ट किया करो। जब कभी आपको ऐसा लगे कि यू कैन करेक्ट अ सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज देन ऑलवेज करेक्ट द लेटर पार्ट, तो हमेशा बाद वाले पार्ट को ही करेक्ट करें। वी माइट मिस द ट्रेन, ठीक, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो ये सेमी क्लोज कंडीशन होना चाहिए, तो इफ क्लोज में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन हमने तो हैड गॉट लिख रखा है। अगर हम यहाँ पे हैड गॉट लिख रहे हैं तो ये क्लोज कंडीशनल है, यहाँ पर माइट हैव मिस्ड होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइट मिस लिखा हुआ है तो यहाँ पर गॉट होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम क्या करें, तो हम दोनों तरीके से सही मान सकते हैं, तो बाद वाला करेक्शन कीजिए। जब भी कभी आपको ऐसा लगे यू कैन करेक्ट अ सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज देन ऑलवेज करेक्ट द लेटर पार्ट। तो कंडीशनल्स में एक बेसिक बात सबको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यू कैन करेक्ट अ सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज देन ऑलवेज ऑफ द लेटर पार्ट, तो बाद वाला ही हमेशा सही करना है। इन सर्टेन कंडीशंस सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि हम पहले करेक्शन करें या बाद में करेक्शन करें, दोनों ही तरीके से सेंटेंस लॉजिकल और ग्रामेटिकल रहेगा तो बाद वाला ही करेक्शन करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद वाला सेंटेंस है ना, इसके मैं पार्ट्स कर दे रहा हूं, बाकी में तो मैंने नहीं किया लेकिन इसमें कर दे रहा हूं, नो एरर। अब देखो, ये है पार्ट ए, नहीं सॉरी ये तो डी है, ये है पार्ट डी, ये है पार्ट सी, ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी। चल करेक्ट, बाकी को तो कैसे भी सही कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने कुड मेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिसन टू लिखा हुआ है इफ क्लॉज में, यहाँ पर हमने विल वर्क लिखा हुआ है और यहाँ पर विल पास लिखा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट दिस स्टेटमेंट्स। चलो भाई इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करो सभी लोग, आंसर बताओ। करेक्ट द स्टेटमेंट्स विच आर ऑन द स्क्रीन। सभी लोग ध्यान से, यहां पर हमने लिखा कुड मेड, कुड के साथ में मेड लिखा है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। अब हमें पता है कुड मॉडल है, मॉडल्स के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो अब मान लो हम बाद में कोई करेक्शन कर भी दें, ठीक है, तो भी तो ये मेड गलत रहेगा। आप कुड के साथ में मेड तो किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर हमें पता है कि बाद में कोई भले ही हम करेक्शन कर दें, ये कुड मेड तो हर हालत में गलत ही रहेगा, क्योंकि कुड मॉडल है, मॉडल के साथ में तो सेकंड थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती। तो ये जो हमने लिसन टू लिखा है इसको सही मान लो। ठीक है,
अब लिसन टू को अगर सही मान लोगे तो ये इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल है। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल है तो ये आपको मेन क्लॉज जो है उसमें लिखना पड़ेगा कुड वुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो मेड हमने लिखा है ना, इसकी जगह लिख दो मेक, कुड मेक। अब एक दूसरे एंगल से इसी सेंटेंस को देखो, मान लो वहां पे कुड मेड लिखा होता और यहाँ पे हैड लिसनड लिखा होता, ठीक है। यू कुड मेड लॉट्स ऑफ मनी इफ यू हैड लिसनड टू माई एडवाइस। तो अगर यहाँ पे हैड लिसनड लिखा होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुड हैव मेड कर देते। मतलब जो भी करते हैं वो करेक्शन करना यही पड़ता है, बाद में तो आप करेक्शन क्या करोगे, जो भी करेक्शन करोगे उसके बावजूद भी ये गलत ही रहेगा, तो हमें यहीं पे सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे हमने लिखा है इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम। तो आप देखोगे हमने मेन क्लॉज में और इफ क्लॉज में दोनों में फ्यूचर, मतलब इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों में फ्यूचर लिख रखा है। आप सबको याद भी होगा हमने कंडीशनल टेंस में भी पढ़ा था कि हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते। तो होता क्या है कि जो हमारी इफ क्लॉजेस होती हैं, इफ क्लॉज अगर हमारा ओपन कंडीशनल हो, ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, है ना। अगर हमारा सेमी क्लोज कंडीशनल हो तो इफ क्लॉज को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। अगर हमारा क्लोज्ड कंडीशनल हो तो हम इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, ऐसे है ना। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जो इफ क्लॉज है वो ओपन कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस में होती है, सेमी क्लोज में पास्ट टेंस में होती है, क्लोज कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। इफ क्लॉज जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में तो होती नहीं है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी इफ क्लॉज फ्यूचर टेंस में लिखी हुई है, विल वर्क, तो ये तो गलत होना ही होना है। इफ क्लॉज या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में होगी या सबऑर्डिनेट या पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। अब यहाँ पे मेन क्लॉज में विल पास लिखा हुआ है। अगर मेन क्लॉज में विल पास लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक लाइकली इवेंट है। अगर ये लाइकली इवेंट है तो इसका मतलब ये ओपन कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल की इफ क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, तो वर्क्स लिख दो, ठीक है। अगले में आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमने इफ क्लॉज लिखी है उसमें हमने आंसर्ड लिखा है। आंसर्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर हम इफ क्लॉज में वर्ब के सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सेमी क्लोज कंडीशनल है। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल है तो मेन क्लोज में हमें वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं हमने माइट हैव के साथ में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है, ये तो गलत है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए, माइट गेट। अगर हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर सेमी क्लोज कंडीशनल बना रहे हो तो मेन क्लोज में माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, माइट गेट। लेकिन अगर यहाँ पे गॉट की जगह गेट लिख दोगे तो वो हैव भी हटाना पड़ेगा। अब हैव बी पार्ट में, गॉट सी पार्ट में, तो ऐसे तो आपको दो करेक्शन करने पड़ेंगे, ऐसे तो आपको दो करेक्शन करने पड़ेंगे। हैव भी रिमूव करना पड़ेगा जो कि बी पार्ट में है, और गॉट को गेट करना पड़ेगा जो कि सी पार्ट में। अब दो करेक्शन करके तो सेंटेंस सही नहीं किया जाता, करेक्शन तो किसी एक पार्ट में ही करना अलाउ होता है। तो अब हम क्या करें, बाद में आप चाहो भी तो करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में करेक्शन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा माइट गेट। माइट गेट लिखने के लिए आपको दो पार्ट करेक्ट करने पड़ेंगे जो कि अलाउ नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में इसको सही मान लो। अब अगर इसको सही मान लोगे माइट हैव गॉट को, तो ये आपका क्लोज कंडीशन हो जाएगा। क्लोज कंडीशन की इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट में आती है, तो यहाँ पे हैड लिख दो। तो हमने ये पढ़ा कि भाई जब कंडीशनल हमें कभी करेक्ट करना होता है और हमें लगता है कि हम किसी एक कंडीशनल को दो तरीके से सही कर सकते हैं, पहले भी करेक्शन कर सकते हैं, बाद में भी करेक्शन कर सकते हैं, तो हम करेक्शन बाद वाला करते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए तब तो जो आप करेक्शन करोगे वो फिर पहले पार्ट में ही कर सकते हो, बाद में तो कर ही नहीं सकते। मतलब रट्टा नहीं मारना है, बाद वाला करेक्शन करना है, देख लेना है सेंटेंस को। अगर बाद में अलाउ है तो करो, नहीं अलाउ है तो पहले ही करना पड़ता है, ठीक। कुल मिला के समझना हर जगह पड़ता है। बताओ भाइयों आंसर। अब देखो, अगर हम यहाँ पे हैव लिख रहे हैं तो इसका मतलब ओपन कंडीशनल है, और हमें यहाँ पे लिखना चाहिए शैल। इफ आई हैव मनी आई शैल गो टू वेनिस। तो ये हमारा ओपन कंडीशनल हो जाएगा, एक प्रोबेबल सिचुएशन हो भी सकता है। प्रोबेबल मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास आज पैसे नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है मेहनत करे,
ठीक है, उसकी लॉटरी लग जाए तो आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा तो चला जाएगा, तो ये प्रोबेबल सिचुएशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शैल लिख के भी सही कर सकते हैं। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा मान रहा है कि नहीं भाई मेरे पास तो कभी जिंदगी में पैसे होंगे ही नहीं, तो इमेजिन कर रहा है अगर हो तो फिर मैं जाऊं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैड लिख सकते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू वेनिस बट आई डोंट हैव मनी। तो अब यहाँ पे हैड लिख देंगे तो भी सही है, यहाँ पे शैल लिख देंगे तो भी सही है। तो जब हमें पता है ये सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही होगा, भले हम यहाँ करेक्शन करें यहाँ करेक्शन करें, तो बाद वाला करेक्शन करो। तो यहाँ पर वुड की जगह शैल लिखो। इफ आई हैव मनी आई शैल गो टू वेनिस, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जाऊंगा वेनिस, मतलब चांसेस हैं कि पैसे हो जाए मेरे पास। और ये तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन भी नहीं है कि कोई पर्सन जैसे है उसके पास आज पैसे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका जिंदगी में कभी नहीं होंगे, भाई आज नहीं है कल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबल सिचुएशन है, तो इसको हम अपन कंडीशनल में भी लिख सकते हैं। अब अगले में आ जाओ, यहां लिखा है इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई टू वेनिस, अगर मेरे पंख हो तो मैं उड़कर वेनिस जाऊं। क्या कोई पर्सन ऐसा जिसके आज पंख नहीं है कल आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। पंख पक्षियों के होते हैं, तो इंसान के पंख न थे न है न होंगे। तो ये जो सिचुएशन हमने लिखी है, अगर हम यहाँ पे शायद लिख देंगे तो इसका मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। रट्टा मार के जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर शायद लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा, ओपन कंडीशनल बन जाएगा। लेकिन ओपन कंडीशनल का यूज उन सिचुएशंस के लिए किया जाता है जो या तो रियल हो या रियल हो सकती हो आने वाले समय में। ना ये सिचुएशन रियल होगी, ना ये आने वाले टाइम में रियल हो पाएगी। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है और इमेजिनरी ही रहेगी हमेशा, तो इसको सेमी क्लोज कंडीशन ही बनाना चाहिए। सेमी क्लोज कंडीशन बनाओगे तो ये वुड सही हो जाएगा और ये हैव गलत हो जाएगा, इसकी जगह हैड लिखना पड़ेगा। तो जैसा हमारा पहला सेंटेंस है उसमें हम हैव की जगह हैड लिख के भी सही कर सकते थे, विल वुड की जगह शैल लिख के भी सही कर सकते थे, तो हमने करेक्शन बाद वाला किया। ठीक है, लेकिन इसमें करेक्शन करने का तरीका बस हैव की जगह हैड लिखना ही है, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमें चीजें सीखनी है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएंगी, रट्टा मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, had he driven carefully the accident might have avoided। अब ये सेंटेंस पढ़िए, had he driven carefully the accident might have avoided। मैं आपको बता देता हूं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा, ये जो हमने had he driven carefully लिखा है ना बच्चे, ये हमारी इफ क्लॉज है जो हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दी है। had he driven carefully एक्चुअल में हमने लिख रखा है if he had driven carefully। ठीक है, तो ये इफ क्लॉज है जो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी हुई है। चलो अब बताओ, had he driven carefully, तो इसका मतलब हो गया if he had driven carefully the accident might have avoided।